Hey, so hello and welcome back everyone to this another beautiful, wonderful video. In today's video, we are going to have a detailed company law paper analysis for the term of December 2025. ये जो पेपर एनालिसिस होगा, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी डिटेल्ड. रिक्वेस्टिंग ऑल द स्टूडेंट्स टू टेक आउट योर क्वेश्चन पेपर एंड मार्क योर क्वेश्चन पेपर. जो भी आंसर्स है वो मार्क कर लो सो दैट आप लोग बाद में रेफर कर पाओगे इस चीज़ को. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पेपर को ना फेक नहीं देना, क्योंकि ये आपके अपकमिंग टर्म्स में इस्तेमाल हो सकता है. अगर पॉजिटिव रिजल्ट हो तब भी इस्तेमाल होगा, अगर नेगेटिव हो तब भी होगा. सर क्यों, ये मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ भी क्वेश्चन पेपर जो है, कोई भी क्वेश्चन पेपर फेंकना नहीं है. ठीक है, एक एक करके हम लोग एवरी डे सारे ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस करेंगे, एक्सेप्ट फॉर 2 पेपर्स, दैट इज टैक्स लॉ एंड CAFM. बाकी सारे पेपर्स के एनालिसिस जो है डेफिनेटली हम लोग करने वाले हैं. सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं कंपनी लॉ का पेपर एनालिसिस फॉर दिसंबर 2025. अच्छा, सच में बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका पेपर कैसा गया. मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा कम डिफ़िकल्ट था, आपको मज़ा आया कि नहीं पेपर देके, ये मुझको बताओ. हाँ जी, आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो पेपर देने के बाद. अब देखो बात ये है ना, ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर सच में ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है. हाँ, थोड़ा लेंदी बन चुका है क्वेश्चन पेपर, इट्स ह्यूज, लेकिन फिर भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है. हर चीज़ मतलब बहुत ही बेसिक प्रोविजंस जो है पूछे गए हैं. एंड अगर थोड़ा बहुत आपका IQ टेस्टिंग भी हुआ है इस क्वेश्चन पेपर में. ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे. ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आया था केस स्टडी. ओके, यहाँ पे 5 क्लोज स्कूल फ्रेंड्स दीप राजन, प्रसन्नजीत, श्रवणी एंड चंद्रनाथ एंड लिपिका हैविंग ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स. ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं केस स्टडी. यहाँ पे वैसे तो आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ रखा है, तो मैं केस स्टडी यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ से केस स्टडी पढ़ लेता हूँ सो दैट आपको जल्दी हो जाएगा ये. ठीक है, सो द कंपनी AEASPL हैज़ क्या बताओ, हैज़ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल शोइंग इन इट्स बैलेंस शीट. पूछा गया है द कंपनी डिफॉल्टेड इन रीपेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन फ्रॉम HDFC, उसको DHFC बैंक बना दिया है. दो द प्रिंसिपल पार्ट वॉज ड्यूली पेड इन टाइम, द बैंक डायरेक्टेड द कंपनी नॉट टू पे डिविडेंड. तो बैंक ने कहा कि भैया डिविडेंड पेमेंट मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो है इंटरेस्ट जो है तुम्हारे टर्म लोन के ऊपर उसका रीपेमेंट नहीं हुआ है अभी तक, तो तुम जो है क्या नहीं कर पाओगे बताओ, तुम अपने कंपनी के डिविडेंड पेमेंट को यहीं पे रोक दो. ठीक है, यह है क्वेश्चन. पूछा क्या गया है सर, पूछा गया सीधा क्वेश्चन पूछा गया है. इधर आ जाओ क्वेश्चन यहाँ पे. ओके, एक्सप्लेन वेदर द कंपनी इज लायबल फॉर पनिशमेंट फॉर इट्स फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स विद इन द स्टैट्यूटरी टाइम लिमिट. टाइम लिमिट के अंदर वो लोग डिविडेंड नहीं दे पाए, तो क्या वो इज इट कंसिडर्ड एज अ फेलियर, या पनिशमेंट मिलेगा, ये है क्वेश्चन. ठीक, ओके, ये है केस नंबर केस स्टडी 1 का ABCDE. ओके, तो ये क्वेश्चन मार्क. अब देखो ये जो प्रोसेस है ना, कि जो बैंक ने डायरेक्शन दिया है कंपनी को टू स्टॉप, मतलब ये तो ऐसा नहीं है कि कंपनी अपनी मनमर्जी से स्टॉप कर रहा है. ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें एक एक्सेप्शन आता है सेक्शन 127 में. एक्सेप्शन क्या बताओ, ऑपरेशन ऑफ लॉ का. ठीक है, डिविडेंड पेमेंट जो है रोक दिया गया है, तो इसमें कंपनी को किसी भी प्रकार का क्या नहीं होगा बताओ, पनिशमेंट वगैरह नहीं मिलने वाला. क्यों नहीं मिलने वाला, बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्शन गिवन बाय द बैंक टू द कंपनी कि अभी रोको, ये तुम्हारा हुआ नहीं है पेमेंट. अंडरस्टूड, ये हो गया तुम्हारा केस स्टडी 1 का आंसर. केस स्टडी 2 देख लो. द कंपनी, अच्छा पहले क्वेश्चन पढ़ लो कि एज रिगार्ड टू केस स्टडी 2, स्टेट वेदर द प्रपोजल फॉर क्लोजर ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इन December 2025 इज टेनेबल. मतलब तुम्हारा जो है रजिस्टर को क्लोज करने के बारे में बात हो रहा है. ठीक है, तो हम लोग ऊपर देखेंगे, ऊपर में हम लोग जाएंगे. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है द कंपनी हैड क्लोज्ड इट्स रजिस्टर्स फॉर, मतलब पहले भी क्लोज हो चुका है, इन May, August एंड October. ठीक है, October in the year 2025 for 12
10 एंड 15 डेज, कितने डेज के लिए बताओ? 12, 10 एंड 15 डेज के लिए क्लोज हो रखा है, टोटल 37 डेज। ठीक है, मैक्सिमम एक साल में कितना दिन बंद कर रख सकते हैं? 45 डेज पर ईयर। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज कंसिडरिंग टू क्लोज द रजिस्टर इन दिसंबर फॉर अनदर 14 डेज। तो 37 के साथ तुम 14 को प्लस कर दो, कितना आ रहा है? 51 आ रहा है। मतलब जो तुम्हारा स्टैट्यूटरी लिमिट है 45 डेज पर ईयर का, वो एक्सीड हो रहा है, तो ये सेक्शन 91 का वायोलेशन हो गया। अंडरस्टूड? इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन 2 जो है ये आंसर हो चुका है। ठीक है, वायोलेशन है, इट इज नॉट टेनेबल। अंडरस्टूड? स्टेट वेदर द प्रोपोजल फॉर द क्लोजर, ये जो प्रोपोजल है इट इज नॉट टेनेबल। वाई? रीजन बता देना है, क्योंकि ये लिमिट क्रॉस कर चुका है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बताओ? पहला 2 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, इजी है, बताओ क्या है? As regard to case study 3, examine both the claims of transmission of shares and decide whose claims is valid. अच्छा, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के बारे में बात हो रहा है। कहा गया ये आ गया ट्रांसमिशन ऑफ शेयर 1652, याद रखियो। AEASPL has received a request from Jagdish, one of its legal representative. अच्छा, request from Jagdish, one of the legal representative of a deceased member. एक मेंबर का मेंबर है कौन? जीशु। ठीक है, इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जगदीश। अब वो कह रहा है ट्रांसमिशन के लिए 500 इक्विटी शेयर्स का। ठीक है, मतलब क्योंकि वो मर गया, अब क्योंकि ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो वो कह रहा है कि हमें जो है 500 इक्विटी शेयर्स मुझको ट्रांसमिशन हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं हूँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कहानी में ट्विस्ट यहाँ पे आता है कि इन द मीन वाइल जैस्मीन, तो जैस्मीन स्पाउस ऑफ जीशु बीइंग अ जॉइंट होल्डर ऑफ द शेयर्स। जैस्मीन कौन थी बताओ? जॉइंट होल्डर थी शेयर्स में। मतलब जीशु का ये जो 500 इक्विटी शेयर्स है, ये जीशु अकेला होल्ड नहीं करता, ये जैस्मीन के साथ होल्ड करता है। अलॉन्ग विद जीशु ऑल्सो अप्रोच टू द कंपनी, और मतलब जैस्मीन भी चली गई कंपनी के पास फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दोज 500 इक्विटी शेयर्स इन हर फेवर। बोले कि भैया 500 इक्विटी शेयर्स मेरे पास आना चाहिए। तो क्वेश्चन ये है कि किसको प्रायोरिटी दे, या कि हमारे ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रायोरिटी दे, या फिर हम ये जो जॉइंट मेंबर है इनको प्रायोरिटी दे, किसके नाम पे शेयर्स जाना चाहिए। अगर तुमको सेक्शन नहीं भी आता है, आग बंद करके ये तुम बता सकते हो कि भैया जो जॉइंट होल्डर है उसको प्रायोरिटी मिलेगा, है ना। वो जो है जॉइंट होल्डर, क्योंकि जॉइंट होल्डर है, वो मर गई, जैस्मीन मर गई, तो उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास चला जाएगा। दैट्स अ डिफरेंट केस। बट इस केस में क्योंकि वो जॉइंट होल्डर थी विथ हिज अलॉन्ग विथ हिज स्पाउस जीशु, इसलिए जीशु की मृत्यु के बाद किसके पास जाना चाहिए शेयर्स? बताओ किसके पास जाना चाहिए? जैस्मीन। तो जैस्मीन का जो क्लेम है वो वैलिड है। अंडरस्टूड? जॉइंट होल्डर गेट्स प्रायोरिटी ओवर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सेक्शन 56(2) रूल 11 ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, याद रखियो। ठीक, चलो आगे देखो। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये देखो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एज रिगार्ड टू केस 4, examine if the objection of the secretarial advisor regarding assignment of investment advisory services to BCD and company is justified. तो secretarial auditor जो है, कंपनी सेक्रेटरी जो है, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि BCD एंड कंपनी जो है इनको इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का सर्विस जो है नहीं देना चाहिए। क्यों? BCD एंड कंपनी कौन है देख लेते एक बार। फूफा का लड़का है क्या? देख लेते एक बार फटाफट। दीपजन अपडेटेड हिज कलीग्स दैट BCD कंपनी LLP ऑफ ऑडिट फर्म, ये एक ऑडिट फर्म है, ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ CA, इज द प्रेजेंट स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ ब्राइट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। क्या ऑडिटर बताओ? स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होते हैं बताओ? कंपनी, सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक, तो द ऑडिट फी चार्ज ये सो एंड सो,
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजॉल्व टू असाइन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, जो ऑडिट लोग जो कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो है अलाउड नहीं है, सेक्शन 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जो हमारा कंपनी सेक्रेटरी है उनका क्लेम जो है वो वैलिड है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लास्ट 5 देखते हैं हम लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, एज रिगार्ड टू केस 5 डिसाइड वेदर प्रदीप विल सक्सीड इन चैलेंजिंग द अमेंडमेंट और इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में एओ में चेंजेस हो रहा है और उसको चैलेंज कर दिया प्रदीप ने। ठीक है, देखते हैं कि केस क्या था। केस ये था कि द शेयर होल्डर ऑफ ये कंपनी हैज पास्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 29th 2025 ऑल्टरिंग इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, एम्पावरिंग द डायरेक्टर्स टू रिक्वायर एनी, अच्छा क्या ऑल्टरेशन क्या हुआ था, क्या चेंजेस क्या लाया गया, रिक्वायरिंग एनी शेयर होल्डर हु इज डूइंग कंपीटिंग बिजनेसेस विद द कंपनी, मतलब सेम बिजनेसेस। पकड़ ले, मेरा चिकन KFC का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं अपने कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हूँ उनको मना कर रहा हूँ कि तुम सेम बिजनेस ना करो। ठीक है, विद द कंपनीज बिजनेस टू ट्रांसफर हिज शेयर्स एज डायरेक्टेड बाय द बोर्ड। देखो, empowering the directors to require any shareholders who is doing competing business with the company's business to transfer his shares as directed by the board। तो अगर तुमने competing business किया तो तुम्हारे shares transfer कर देंगे हम लोग। प्रदीप a shareholder carrying on a competing business, company मतलब उसका भी KFC, उसका वाव FC था, वाव फ्राइड चिकन। ठीक है, called the validity of the alteration of articles। अब सीधी बात, मतलब तुमको नहीं आता, पकड़ लो, सेक्शन ही नहीं आता, तुम एकदम अपना कॉमन सेंस लगाओ। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि मैं बॉटल बेच रहा हूं तो तुम बॉटल ना बेचो, ऐसा। कंपनी किसका है? शेयर होल्डर्स का। शेयर होल्डर्स के हित के लिए कंपनी काम करेगा, ना कि शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट में। कंपनी किसका है? डायरेक्टर्स का है, शेयर होल्डर्स का? तेरे मेरे जैसे शेयर होल्डर्स का भाई। तो कंपनी ये कभी क्लेम नहीं कर सकता। कंपनी का जो ऑल्टरेशन होता है ना आर्टिकल्स, वो हमेशा हमारे जो शेयर होल्डर्स है उनके फेवर में होना चाहिए, उनके अगेंस्ट में नहीं। तो यहाँ पर जो बताया गया है, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है आर्टिकल्स अमेंडमेंट अगर होना है तो करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मस्ट ऑलवेज, मस्ट क्या बताओ, ऑलवेज बी फॉर द शेयर होल्डर्स बेनिफिट। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का बेनिफिट है नहीं। तो यहाँ पर सेक्शन 14 क्या कहता है? ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन, ये ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स है पहला, और दूसरा सेक्शन जो अट्रैक्ट होता है वो सेक्शन 241 जो कि ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट के अंदर आता है। ऑपरेशन इस बात का कि वो फोर्स कर रहा है अपने शेयर होल्डर को अपने बिजनेस को चेंज करने के लिए, कंपीटिंग बिजनेस ना लगाए। क्या ये समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। चलो, समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या था? प्रदीप विल सक्सीड इन चैलेंज, क्या वो सक्सीड करेगा? आंसर है यस। 2 सेक्शन मैंने कोट कर दिया, 49 240 241। ठीक, समझ में आ चुका है? ओके, इजी था। हाँ, थोड़ा दिमाग में जोर डालना था। हाँ, सेक्शन नंबर नहीं लिख पाए तो कितना मार्क्स कटेगा? कोई मार्क्स वैसे कटता नहीं है, लेकिन एडिशन भी नहीं होता। पकड़ लो कोई भी पकड़ लो कोई भी क्वेश्चन में 5 मार्क अगर है तो तुमने पूरा करेक्ट लिखा विदाउट सेक्शन नंबर, तुमको 4 मार्क मिलेगा। काट नहीं रहे, लेकिन ये जो 1 मार्क है ना वो रिजर्व रखते हैं फॉर एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो सेक्शन नंबर याद नहीं कर पाते, सॉरी जो सेक्शन नंबर याद कर पाते हैं, और जो नहीं कर पाते उनके लिए 4 मार्क। ठीक, अगर तुमने पूरा करेक्ट लिखा तो। अंडरस्टूड? चलो, 4 मार्क यहाँ पे आ गया तुम्हारा, अगर तुम सेक्शन नंबर याद नहीं कर पाए तो। फिर देखो ग्रीन रूट क्वेश्चन, देखो ये है, हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, देखो मैं हमेशा क्वेश्चंस पढ़ने का स्टाइल जो है तुम लोग को क्या बताता हूं, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन जो है एंड से स्टार्ट करो पढ़ना, एंड के जो पोर्शन है वहां से स्टार्ट करो। क्वेश्चन आता है, What are the terms and conditions of deposit from its members under the provision? सीधा बात, तुमको इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है, ये जो एरिया होता है ना क्वेश्चन का, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है। पहले तुम जान लो कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मेन चीज, उसके बाद तुम पूरा का पूरा पढ़ लो, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अपने को पता लग रहा है कि कंडीशन ऑफ डिपॉजिट के बारे में लिखना है, सेक्शन 73 तुमने पढ़ रखा है कंडीशन ऑफ डिपॉजिट, तो सेक्शन 73 जो है यहाँ पे पूछ डाला है, बस सिंपल बात। नेक्स्ट देखो बी में क्या पूछा गया है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये मतलब उन्होंने
ये क्वेश्चन बनाया है इसलिए कि तुम लोग अटेंड ना करो इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा तुम अपना जनरल नॉलेज लगा के लिख पाओगे ना तो आराम से लिख पाओगे, ठीक है। ये करेक्ट हो जाता तुम्हारा अगर तुमने अंदाज़ा भी लगा कर अगर लिखा। तो क्या लिखना है ये देख लो एक बार। एग्जामिनिंग जुडिशियल डिसीजंस, इफ एनी स्टेट वेदर कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड where the act of the company are in avoidance of welfare legislation। सीधी बात है कि कॉर्पोरेट वेल, क्या हम लोग कॉर्पोरेट वेल का जो प्रोविजन है क्या वो हम लोग लगा सकते हैं अगर कंपनी ने वेलफेयर लेजिस्लेशन का अवॉइडेंस किया हो तो, ठीक है। कंपनी ने वेलफेयर लेजिस्लेशन का अगर अवॉइडेंस किया तो कोई भी क्राइम हो जहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि किसने वो काम किया है, तो हम लोग ये सेपरेट आइडेंटिटी का कंसेप्ट जो है हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट वेल नॉर्मली तुमको अगर कुछ भी नहीं आता इसलिए तो यहाँ पे 3 मार्क दिया गया है ना। क्यों? क्योंकि पता है सब लोग ये आंसर लिख पाएंगे, और जो नहीं लिख पा रहे हैं वो लोग सोच नहीं पा रहे। तुमको सोचना है, तुमको क्रिएटिव होना है, तुमको दिमाग में तुमको थोड़ा जोर लगाना है, ठीक है। तुमको सिर्फ रट्टा मार के एग्जामिनेशन में बैठ जाना है ऐसा नहीं। तुमको सोचना है कि भैया लेजिस्लेशन जो है इसके अगेंस्ट में हो रहा है तो क्या हम लोग, सीधी बात है कंपनी ने किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा हरकत किया, ठीक है, और उस केस में अगर कॉर्पोरेट वेल का नेसेसिटी है उठना तो उठाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। डायरेक्टर्स को वेल के पीछे से घसीट के लेकर आएंगे, ठीक है। एक तो होता है पिर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल या तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, जो भी हो। क्या है समझ में आ रहा है? तो यस, कॉर्पोरेट वेल कैन बी लिफ्टेड। क्या है समझ में आ रहा है? ओके। अच्छा, केस पूछा गया, मैंने केस यहाँ पे डाल दिया है। 99.9% बच्चे ये केस जो है उनको याद नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक केस का एग्जाम्पल इफ एनी पूछा ना, जुडिशियल डिसीजन आया था कि नहीं, तो वो जिस अगर तुमने लिखा है ना ये केस का नाम, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि सर मैंने ये केस का नाम लिखा है। सच्ची में बहुत ब्रिलियंट हो गया आप। वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक। चलो आगे देखो, सीधा क्वेश्चन है यहाँ पे। इज इट, ये सी है, इज इट परमिसिबल फॉर अ डॉर्मेट कंपनी टू अलाउ एनी सिक्योरिटी टू एनी पर्सन एंड फाइल अ रिटर्न देयरफॉर, क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेपच्यून प्राइवेट लिमिटेड applied to register of companies for getting status of a dormant company and the application were approved, ठीक है। In this connection the company wants to know the following in light of the provision of the Companies Act। अगर तुमको डॉर्मेंट कंपनी का कंपनीज एक्ट में जो डॉर्मेंट कंपनी है वो पूरा सेक्शन आता है 455, तो तुम आराम से लिख पाओगे। इज इट परमिसिबल फॉर अ डॉर्मेंट कंपनी टू अलाउ एनी सिक्योरिटी टू एनी पर्सन एंड फाइल अ रिटर्न देयरफॉर? यस, फाइल होता है। Is the company required to file any return annually within the prescribed time limit? Answer है yes, ठीक है, it is required to file a return। यहाँ पे जो सिक्योरिटी टू एनी पर्सन का मतलब है कंपनी का शेयर्स कोई ले सकता है कि नहीं? आंसर ये yes, ले सकते हैं। अब देखो when the relevance of form, अच्छा what is the relevance of form MSC 5, डायरेक्ट फॉर्म का नंबर ही दे दिया। अगर यहाँ पे तुमको फॉर्म का नंबर पूछ लेते तब भी मैं सोचता कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन एकदम फालतू का 1 मार्क यहाँ पे, ठीक है। What is the relevance of form MSC 5 if a dormant company wants to obtain a status of an active company? इसका रेलेवेंसी ये है कि ये फॉर्म यूज किया जाता है रिवर्टिंग बैक फ्रॉम एन एक्टिव, देखो इफ a dormant company wants to obtain a status of an एक्टिव कंपनी, मतलब डॉर्मेंट कंपनी है उससे रिवर्ट बैक करना है उसको, तो यही फॉर्म यूज होता है, ठीक है। डॉर्मेंट कंपनी वांट्स टू ऑब्टेन, आंसर भी तुमको क्वेश्चन में ही दे दिया, इफ डॉर्मेंट कंपनी वांट्स टू ऑब्टेन स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी, तो उसको एक्टिव कंपनी में जाना है, मतलब पहले एक्टिव था फिर डॉर्मेंट हुआ, अब उसको रिवर्ट बैक करना है। तो रिवर्ट बैक, देखो पहले तुमको कंपनी होना होता है, उसके बाद तुम डॉर्मेंट के लिए अप्लाई करते हो, इसलिए बाय डिफॉल्ट कोई भी डॉर्मेंट कंपनी पहले तो नॉर्मल कंपनी होता है, उसके बाद तुम अप्लाई करते हो फॉर डॉर्मेंट, राइट। तो इसलिए यहाँ पे रिवर्ट बैक लिखा मैंने, समझ पे आ रहा ना क्यों। चलो आगे देखेंगे हम लोग। डी का क्वेश्चन क्या है, लास्ट से पढ़ो। वेदर द कंपनी कैन सीक ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल एंड कैन इट्स ऑर्डर बी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। तो जब तुमको समझ में ना आए लास्ट वाला पोर्शन पर के भी ऊपर चले जाओ। हिम्मत लिमिटेड communicated with Saurav seeking information which the company has reasonable cause to believe that he has knowledge of the identity of a significant beneficial owner of the company. Saurav is not a member of the company. The company is not satisfied with the information given by Saurav. तो Saurav member नहीं है, ठीक है। वो किसी के बेनिफिट के लिए शेयर्स होल्ड करके रखा है, ठीक।
advise in accordance with the provisions of Companies Act whether the company can seek order from tribunal। मतलब सिंपल बात ये है कि देखो सौरभ जो है ना, देखो लिमिट कम्युनिकेटेड विद सौरभ आस्किंग इन्फॉर्मेशन which the company is reasonable cause to believe that he has knowledge of the identity of significant beneficial owner। मतलब significant beneficial owner का तुमको सेक्शन आना होगा, ठीक। बेनिफिशियल ओनर को क्या होता है? बेनिफिशियल ओनर वो बंदे होते हैं जो शेयर्स का कोई अता पता जो है वो नहीं, मतलब शेयर्स में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ बेनिफिट लेते हैं शेयर का और कोई दूसरा बंदा हेल्ड करता है उनके नाम पे शेयर्स। तो ये तुमको डिस्क्लोज करना होता है, राइट। सेक्शन 90 याद आ रहा है तुमको? ये तुमको डिस्क्लोज करना होता है। अब जब तुमको डिस्क्लोज करना होता है, कंपनी ने गया उसके पास, सौरभ के पास, कि सौरभ भाई तुम्हारा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर कौन है बता दो। सौरभ ने जो भी इन्फॉर्मेशन दिया, कंपनी सेटिस्फाइड नहीं था। अब कंपनी सौरभ से बार बार इन्फॉर्मेशन मांगने से अच्छा कंपनी ट्रिब्यूनल के पास चले जाए और ट्रिब्यूनल से बोले कि सर ये जो सौरभ है इसका एसबीओ का इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं दे रहा है। तो ट्रिब्यूनल जो है, क्योंकि वो जस्टिस है, ट्रिब्यूनल जो है वो मैंडेटरीली ऑर्डर पास कर सकता है सौरभ को कि भैया तू इसका पूरा डिटेल दे प्रॉपरली जो भी कंपनी मांग रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वेदर द कंपनी कैन सीक ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। क्या ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है कंपनी? आंसर है यस, कंपनी कैन अप्लाई टू द ट्रिब्यूनल। ये है तुम्हारा आंसर, ठीक। अच्छा, और क्या पूछा? एंड कैन इट ऑर्डर टू बी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। कैन इट्स ऑर्डर, देखो कैन इट्स ऑर्डर बी सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ये कि रिस्ट्रिक्शंस क्या है? रिस्ट्रिक्शंस क्या होता है? रिस्ट्रिक्शंस होता है कि रिस्ट्रिक्शन ये है कि तुम ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, डिविडेंड राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, ठीक, एंड वोटिंग राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो जब तक कि ना तुम पूरा प्रॉपर डिटेल दे दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दीक्षित एंड कंपनी, लास्ट से करो। एनालाइज द सिचुएशन एंड एक्सप्लेन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन कुछ समझ में नहीं आएगा, नीचे से ऊपर से करो। Dixit and Company are the auditor of KVS Limited appointed to the annual general meeting held on 19th of September 2024 for a period of 5 years. However, due to difference of opinion on certain information matters with the director of the company, Dixit and Company decide not to seek reappointment। मतलब Dixit and Company कौन है? Dixit and Company है कौन? Dixit and Companies are auditors, ठीक है। वो डिसाइडेड नॉट टू सीक रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो दीक्षित एंड कंपनी कौन है दोस्तों? दीक्षित एंड कंपनी जो है ऑडिटर्स है। दे डिसाइडेड नॉट टू सीक रीअपॉइंटमेंट। उन्होंने डिसाइड किया कि भैया अपने को रीअपॉइंटमेंट नहीं होना है, इस कंपनी में काम नहीं करना है, ठीक है। बट वो क्या हो गए? फेल्ड टू इन्फॉर्म देयर अनविलिंगनेस इन राइटिंग प्रायर टू एजीएम। तो एजीएम के बाद, मतलब एजीएम के पहले जो है उन्होंने बताने भूल गए कि भैया अपने को रीअपॉइंटमेंट नहीं होना है। तो कंपनी ने क्या किया? उनको रीअपॉइंट कर लिया। कंपनी का भी कोई गलती नहीं है ना, कंपनी का कोई गलती नहीं है, कंपनी ने उनका रीअपॉइंटमेंट कर दिया। उन्होंने लिखित में बताया नहीं क्यों वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहते। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन द फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कंपनी के जो डायरेक्टर्स है वो एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करेंगे एंड वहां पे एक्सेप्ट करेंगे रेजिग्नेशन। और क्योंकि ये एक प्रकार का कैजुअल वैकेंसी है, ये एजीएम में वैकेंसी नहीं है। अगर एजीएम से पहले उन्होंने बता दिए होते तो एजीएम में उनका वैकेंसी हो जाता, तो एजीएम का वैकेंसी होता। लेकिन क्योंकि ये एजीएम के बाद वैकेंसी हो रहा है, इट्स अ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी का नियम ये होता है दोस्तों कि 30 दिन के अंदर रिफिल करना होता है, सिंपल चीज, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यही है प्रोसीजर, यही तुमको लिखना है। ब्लिंक 2 लिमिटेड फेल टू पे 11% डिविडेंड। डिविडेंड फेल कर दिए ड्यू टू डिस्प्यूट, ठीक है, डिस्प्यूट हो रहा था। Aggrieved shareholders filed a complaint against the company to the tribunal. Considering the provisions of the Companies Act, analyze whether the company is liable for punishment in failure to distribute the dividend within the prescribed limit to certain shareholders. अब देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो। Declared in its annual general meeting to certain shareholders ड्यू टू डिस्प्यूट ओवर एंटाइटलमेंट। किसका डिस्प्यूट है? एंटाइटलमेंट मतलब किसको क्या, मतलब कौन एंटाइटल कर रहा है शेयर्स का, ठीक है, कौन है रियल ओनर, ये प्रकार का डिस्प्यूट है। कंपनी शेयर्स नहीं दे पाए, ठीक है, ऑन टाइम।
तो भैया ये एक्सेप्शन में आता है, अंदर ऑपरेशन ऑफ लॉ के एक्सेप्शन में आ जाता है, याद रख लियो। फिर देखो यहाँ पर पार्थो इज द मैनेजर of the unlisted company Seesaw Machineries Limited. The company was listed earlier but got delisted 2 years back. The company took 1 lakh from him under an employment contract at 3% interest per annum. मतलब कंपनी ने पार्थो से पैसा मांगा। क्या तुम ये इमेजिन कर पा रहे हो? कंपनी ने पार्थो से पैसा मांगा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, अच्छा इंटरेस्ट ये, ठीक, तो ये तो डिपॉजिट हो गया। अब देखो बात क्या बताया, क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन द रिमार्क ऑफ द ऑडिटर। ऑडिटर ने क्या कहा? ऑडिटर ने कहा देखो कि पॉइंटेड आउट दैट द अबव ट्रांजैक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 विद ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस। कमेंट ऑन द रिमार्क ऑफ द ऑडिटर। तो ऑडिटर सही है कि गलत है? आंसर है ऑडिटर। ऑडिटर क्या है बताओ? करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये जो पैसा है ये डिपॉजिट के अंदर आता है, ठीक है, सेक्शन 73 के अंदर आता है। अब 73 अगर उन्होंने फॉलो नहीं किया तब जाके, अगर ऐसा है कि 73 उन्होंने फॉलो नहीं किया तो 73 फॉलो नहीं किया तो 76A के अंदर उनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। कैसे आ जाता है सर ये? देखो एम्प्लॉय अगर उसके एनुअल सैलरी से कम पैसा दे रहा है तो ये डिपॉजिट नहीं है। उसके साथ और एक प्रोविजन है कि इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर तो 3% का इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, इसलिए डिपॉजिट कहलाएगा, ठीक है। मनी रिसीव फ्रॉम एन एम्प्लॉय इज नॉट ट्रीटेड एज डिपॉजिट इफ ऑल कंडीशंस सेटिस्फाइड। वो डिपॉजिट नहीं होगा, लेकिन ये डिपॉजिट है, और इसलिए डिपॉजिट के सारे पूरे सेक्शंस के प्रोविजंस को फॉलो करना है कंपनी को। अगर नहीं किया तो सेक्शन 76A के अंदर जो इनको कॉन्ट्रावेंशन हो रहा है और उनको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक। समझ में आ रहा है? 73 का कॉन्ट्रावेंशन है, 76A का तुमको पनिशमेंट मिलेगा। क्या है समझ में आ रहा है? सीपीए से एक जो है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा गया है। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, मतलब नॉर्मली जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी बार ये टॉपिक नहीं करके जाते हैं, ये एक नया टॉपिक है। सीपीएस होता क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ सीपीएस के बारे में पूछा गया है। देखो तुम लोग क्या करते हो, कंपनी अगर खोलते हो उस पे उससे जल्द से जल्द निकलने का भी रास्ता ढूंढते हो ना। तुम अगर जाते हो कहीं पे तो वहां से आने का रास्ता भी तुमको पता होना चाहिए। अगर तुम कहीं पे जा रहे हो, तुम चले गए लेकिन आने का रास्ता तुमको पता नहीं है, तो क्या हो पाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। उसके लिए क्या खोला गया है? देखो, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट करना। तो ये कॉन्सेप्ट तुमने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तुम्हारा, जल्द करेंगे, ठीक है, जल्दी करेंगे। ABC Private Limited Incorporated under Companies Act 2013 recently conducted a right issue of equity shares to its existing shareholders. The board of directors, through its resolution, allotted equity shares of 15 July. The share certificate include to the shareholders except for Raj were signed by a director. The company does not have a company secretary. अच्छा, कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। Raj, a shareholder, made a complaint to the company on 15 that he still did not receive the share certificate. उसको मिला नहीं share certificate. In reply, the company took excuse of administrative reasons. बोला कि यार ये व्यस्त हो गया हम लोग। उसके उसी तरफ नेहा दूसरा एक है जिन्होंने कंप्लेन रेज किया कि उनके जो शेयर सर्टिफिकेट है उसमें डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं है। डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं है शेयर सर्टिफिकेट में। शेयर सर्टिफिकेट डज नॉट बियर द डिस्टिंक्टिव नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। भैया डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में डिस्टिंक्ट नंबर नहीं होते, ये तो सबको पता होगा। पहला नेहा का देखते हैं। नेहा का जो क्लेम है वो इनवैलिड है। डिस्टिंक्टिव जो है ना, ये नंबर डिस्टिंक्टिव नंबर अप्लाई ओनली टू फिजिकल शेयर्स, नॉट टू तुम्हारे डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्मेट में जो ई शेयर्स है वो उस पर ये नहीं होता सेक्शन 45 के अंदर। राज का जो क्लेम है, कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा सर बिजी हो गए थे, तो तुम बिजी हो गए तो भैया तुमको पनिशमेंट मिलेगा। तो राज का क्लेम जो है वो वैलिड है सेक्शन 56(4)(b) के अंतर्गत। शुड बी रिसीव्ड विद इन 2 महीने। जिस दिन तुमने शेयर खरीदा 2 महीने के अंदर तुमको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, ठीक। तो इसका जो है राज का वैलिड है, नेहा का जो है इनवैलिड है।
चलो, अच्छा और एक चीज पूछा, वैलिडिटी ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट। याद है तुमको, हम लोगों ने देखा है कि कंपनी सेक्रेटरी नहीं है। हाँ जी, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर चाहिए होगा। यहाँ पे एक डायरेक्टर ने साइन कर रखा है। आगे देखो, XBRL का पूछा गया है, बहुत ही ब्यूटीफुल, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। देखो, अप्रोच टू यू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ XBRL मोड ऑफ फाइलिंग फॉर 3 कंपनीज एज पर द इन्फॉर्मेशन गिवन। बोलो तो XBRL फाइलिंग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन खत्म हो गया, हाँ यहीं पे खत्म हो गया। अब सीधी बात है, यूर अ फाउंडर पार्टनर ऑफ फर्म of practicing company secretaries with huge client base. Ambrish, a director in 7 companies, he has approached to you on applicability of XBRL. XBRL मोड में फाइलिंग करना है। प्रोविजन याद करो, फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है ना, ई फॉर्म AOC 4 में ही सब होता है। AOC 4 में बहुत कुछ होता है, बहुत सारे टेक्निकलिटीज़ है, बहुत सारी जो है तुमको फाइलिंग AOC 4 में ही हो जाता है। जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करोगे पता चलेगा। XBRL का जो है उसमें एप्लीकेबिलिटी ये होता है कि सारे लिस्टेड कंपनीज को फाइल करना होता है, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर वाले को फाइल करना होता है और 100 करोड़ के ऊपर वाले को फाइल करना होता है। एक्सेप्शन है तुम्हारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, पावर एंड NBFC वाले कंपनी। तो तीनों है यहाँ पे, 3 कंपनी है, किस किस का फाइल करना है, किसका नहीं करना है, ये पूछा गया है। तो पहला है लिमिटेड। जैसे ही तुमको लिमिटेड दिखा, ठीक है, पब्लिक कंपनी, तो तुम्हारे दिमाग में बत्ती जलेगा कि पब्लिक कंपनी को तो भैया मैंडेटरी है। ऑल लिस्टेड कंपनी, पब्लिक कह रहा हूँ, सॉरी, लिस्टेड, ठीक है। पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी में जमीन आसमान का फर्क जो है ना वो होता है। तुम्हारा कंपनी पब्लिक हो सकता है लेकिन लिस्टेड भी ना हो सकता है, ठीक, अनलिस्टेड हो सकता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो सकता है। अंडरस्टूड। तो भाषा पे थोड़ा ध्यान देना है जब मैं बताऊंगा ये सारी चीज़ें, ठीक। तो ये लिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो भैया लिस्टेड तो ऑल लिस्टेड कंपनीज को करना है, ठीक है। तो ये लागू हो जाएगा, ठीक। अब फिर उसका काम भी देखना है ना, बिजनेस क्या है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग का, चलो ठीक है, एक्सेप्शन में नहीं आता। फिर वाइड प्राइवेट लिमिटेड भैया प्राइवेट लिमिटेड है और उसका टर्नओवर जो है 75 और पेड अप 4 है। टर्नओवर मैंने कितना बताया था, 100 एंड पेड अप 5 बताया था, ये 4 एंड 75 है, तो इसके ऊपर लागू नहीं होता। फिर है लिमिटेड, फिर से आ गया लिमिटेड भैया। लिमिटेड के साथ साथ तुमको देखना होगा वो काम क्या करता है, इंश्योरेंस का काम करता है। इंश्योरेंस वालों को एक्सेप्शन है, दिखा, इंश्योरेंस वाले को एक्सेप्शन है, तो इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सिंपल, खत्म चीज दोस्तों, मजा आ गया। फिर देखो नेक्स्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है, देखो ये वाला पोर्शन। अब क्वेश्चन डायरेक्टली मैं दिखाता हूं तुमको। क्वेश्चन ये पूछा गया है, रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बाय ROC वाज वैलिड और नॉट, ठीक है। तो चार्जेस रिफ्यूज हो गया, किसका, XYZ बैंक लिमिटेड का। क्यों? क्योंकि वो बहुत देर से आया चार्ज रिकॉर्ड करने। देखो चार्ज ये हो गया, डिले हो गया इसको, ठीक है। द कंपनी फेल टू फाइल द पर्टिकुलर्स ऑफ चार्जेस विद द रजिस्टर ऑफ ROC विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का कैलकुलेशन होगा यहाँ पे। पूरा कैलकुलेशन क्या होता है टाइम पीरियड का, 30 डेज प्लस 30 डेज एक्सटेंशन, मतलब 30 एंड विद इन 60 डेज होता है। तो 30 प्लस 30 प्लस जो है तुम्हारा मैक्सिमम 60 एंड यहाँ पे ओवरऑल 120, ठीक है। तो 30 प्लस 30 तो इनिशियल होता है, उसके बाद तुमको एक्सटेंशन, उसके बाद डबल एक्सटेंशन, 120 के अंदर अंदर तुमको कर लेना चाहिए वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो 120 डेज इसका क्रॉस हो चुका था, इसलिए इसको रिफ्यूज़ कर दिया रजिस्ट्रार ने। तो क्या रजिस्ट्रार का रिफ्यूज़ल वैलिड है? आंसर है यस, करेक्ट। ROC वॉज वैलिड और नॉट, उसका रिफ्यूज़ल, तो आंसर है हाँ जी वैलिड है। फिर पूछा गया है, और एक था थर्ड पार्टी। यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, मतलब 2 प्रकार के कंपनी लेंडर्स हैं यहाँ पे। एक XYZ बैंक लिमिटेड, जिन्होंने एक क्रेडिटर, दूसरा भी क्रेडिटर है, थर्ड पार्टी क्रेडिटर है ये, ठीक है। अब बात ये है कि जैसे तुम्हारा XYZ बैंक लिमिटेड जो है ना, वो टाइम पे अपने चार्जेस को रजिस्टर नहीं किया, तो इसलिए उसका जो लोन है वो अनसिक्योर्ड बन गया, वो सिक्योर्ड लोन नहीं हो पाया, ठीक, मतलब सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं बन पाया वो। और ये जो है थर्ड पार्टी ने अपना जो भी चार्जेस वगैरह वो टाइम पे रजिस्टर कर लिया था, ठीक है। तो वो सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गया, क्या बताओ, सिक्योर्ड क्रेडिटर। इसके कारणवश प्रायोरिटी किसको मिलेगा, क्वेश्चन है ये। तो प्रायोरिटी मिलेगा तुम्हारे
लेंडर को, थर्ड पार्टी लेंडर को पहले, उसके बाद इसको मिलेगा। अगर कंपनी फ्यूचर में वाइंड अप वगैरह हो गया तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगा? थर्ड पार्टी लेंडर को, NXYZ को नहीं मिलने वाला। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, बहुत ही ईजी स्टफ है, ठीक, बहुत ही ज़्यादा ईजी स्टफ। आगे देखेंगे हम लोग भैया। कंसिडरिंग द प्रोविजन द कंपनीज एक्ट 2013 एक्सप्लेन व्हाट इज द मिनिमम पीरियड और द बुक्स ऑफ अकाउंट पेपर का। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट जो है ना, अमलगेमेटेड कंपनी अगर है, ठीक है, दो कंपनी का मिलन होके अमलगेमेटेड कंपनीज अगर है तो फॉर एवर मेंटेन करके रखना है। नॉर्मल कंपनी है तो 8 साल, याद रखियो। उसके बाद आता है यहाँ पे वेदर द लाइबिलिटी ऑफ द ऑफिसर इन डिफॉल्ट फॉर ऑफेंसेस कमिटेड प्रायर टू एमलगमेशन, मतलब एमलगमेशन होने से पहले जो ऑफिसर ने कोई भी किसी प्रकार का पाप काम किया है, क्या उसका पाप काम का जो भार है वो क्या फ्यूचर में कंटिन्यू होगा एमलगमेशन के बाद? आंसर है यस, ये सीज नहीं करेगा। ठीक है, तुम नो दे के घबरा मत जाना कि सर ने, सर आप बोल रहे हो यस, यहाँ पे नो लिखा है। नो शैल नॉट सीज, मतलब वो भार जो है वो सीज नहीं हो जाएगा। सीज मतलब खत्म नहीं हो जाएगा, वो कंटिन्यू होगा। नो शैल नॉट सीज मतलब खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म नहीं होगा, कंटिन्यू करेगा। ठीक, आगे देखो, ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पूछा गया, बहुत ही डायरेक्ट है। फिर यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली पूछा गया है तुम्हारा पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी बनना है। ठीक है, इनको पब्लिक कंपनी से कन्वर्ट होना है इनटू प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर चाहिए, यहाँ पे डेटा दिया तुम्हारा मेंबर्स का। ठीक, पब्लिक कंपनी में 260 मेंबर्स है। अब उनको अगर प्राइवेट बनना है तो 200 से कम मेंबर होना चाहिए। अब उन्होंने लिस्ट दिया मेंबर्स क्या, और तुमके पूछा है कि देखो अच्छे से कैलकुलेट करके क्या वो लोग प्राइवेट बन पाएंगे कि नहीं। तो आंसर है यस। क्यों बन पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज एट द रजिस्टर्ड ऑफिस जो करंट है उसको हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। एम्प्लॉयज एट द फैक्ट्री जो है करंट है एक्सक्लूड कर दिया, एक्स एम्प्लॉयज को एक्सक्लूड कर दिया। उसके अलावा जितने भी है सबको हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इस 3 को अगर हम लोग एक्सक्लूड कर दे तो तुम्हारा टोटल निकलता है 190, जो तुम्हारे 200 के लिमिट के अंदर है, तो ये बन पाएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 300 करोड़ का तुम्हारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में पूछा गया था, ये तो लास्ट में पूछा गया है। अच्छा, ये मैंने 300 करोड़ जो है ना, ये इससे रिलेट होता है। कहाँ गया ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? ठीक, वो भी वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, तो वुमेन डायरेक्टर का तो 300 है। तुम्हारा सी का मैं आंसर दे रहा हूँ यहाँ पे। With reference to the proposal of the board appointment of an independent director and the other independent directors advise whether the company is mandatorily required to make such appointment. Independent director चाहिए कि नहीं? Women director समझ में आ रहा है? Independent women director क्वेश्चन है ये। तो तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पे 300 है ना, 300 करोड़ का उसका क्या है बताओ? टर्नओवर है। तो इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर का कितना होता है दोस्तों, भूल गए क्या तुम? हाँ जी, 100 करोड़ के ऊपर अगर है तो तुमको इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर रखना होगा। ठीक, अच्छा, और यह इसका तो 300 है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने मैंडेटरी लिख रखा है। ठीक, फिर आगे देखेंगे। आगे तो तुम्हारा इजी है। फिर केस 1 है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेड द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट, मतलब विदाउट शेयर होल्डर्स अप्रूवल अपॉइंटमेंट कर लिया, सीधा डायरेक्टली अपॉइंटमेंट कर लिया। ठीक है, अच्छा, क्या वैलिड है कि नहीं पूछा गया है कि इतने सारे जो अपॉइंटमेंट हुआ है ये वैलिड है कि नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुमेन डायरेक्टर का तो अपॉइंटमेंट जो है मैंडेटरी था, वैलिड था। ठीक, पहला वाला भी वैलिड है। क्यों, कैसे, मैं तुमको बताता हूँ क्यों, कैसे मैं तुमको समझाता हूँ चीज। ये जो अनिल है, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ अ स्टैट्यूटरी कंपनी रूबी सीमेंट लिमिटेड वाज अपॉइंटेड एज जनरल मैनेजर ऑन अ कंसोलिडेटेड सैलरी। उसको पूरा का पूरा मिलता है 180 पर मंथ। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। तो उसको हम लोगों ने, डायरेक्टर था लेकिन उसको सब्सिडरी में जनरल मैनेजर बना दिया। देखो, अनिल डायरेक्टर ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी रूबी सीमेंट लिमिटेड वाज अपॉइंटेड एज अ जनरल मैनेजर। ठीक है, तो वो डायरेक्टर से अपने ही सब्सिडरी का डायरेक्टर था और वहाँ पे जनरल मैनेजर बन गया। तो पूछा जा रहा है कि उसको 180,000 पर मंथ मिलता है। ठीक है, तो क्या उसका अपॉइंटमेंट वैलिड है? आंसर है यस। स्टैट्यूटरी लिमिट ही है 2.5 लाख। ठीक है, याद रखियो इस चीज़ को। अच्छा, कमल का देखो, कमल एज एन असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर, इसका भी वैलिड है, 155 पर मंथ आता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कमीशन मिल रहा है उसको 5% का, क्या ये वैलिड है? टू द मैनेजिंग डायरेक्टर कमीशन पूछा गया है, लिमिट क्या है? लिमिट है 5%, तो आंसर है यस। ठीक है, डायरेक्टर अदर देन द मैनेजिंग डायरेक्टर प्रपोज टू बी पेड अ मंथली रेम्यूनरेशन ऑफ 2 लाख। अब देखो यहाँ पे 2,50,000 के ऊपर जा रहा है। कितना जा रहा है बताओ?
2,50,000 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो कि लिमिट था तुम्हारा 2 लाख, मैंने यहाँ पे लिख रखा है 2,50,000 के ऊपर जा रहा है, ठीक है। एंड उसके साथ साथ 1% उसके नेट प्रॉफिट का भी मिल रहा है। तो और ये ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को जा रहा है, क्या जा रहा है ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को, ये वाला 2,50,000। अब ये जो हम लोगों ने मैनेजिंग डायरेक्टर देखा है, असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर देखा, ये अलग है, ठीक, ये अलग जो है अपॉइंटमेंट है। और ये अदर डायरेक्टर्स, बाकी सारे डायरेक्टर्स जो है उनका, तो बाकी सारे डायरेक्टर्स का स्टेटरी लिमिट है 1%, उसको कितना मिलेगा 1%, ठीक, ऑफ नेट प्रॉफिट, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट उनको मिलता है ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स को, ठीक, लेकिन उनको एक्सीड हो रहा है 2% का, ठीक है। फिर केस 3 में तुमको समझा दिया मैंने। फिर केस 4 का ये नोटिस पीरियड का है 21 डेज का एप्लीकेशन यहाँ पे ये जो है वैलिड रहता है, क्योंकि 21 डेज रीच कर लेता है, तो 21 डेज का नोटिस पीरियड का है यहाँ पे। फिर तुम्हारा ये सब जो है ना क्वेश्चंस थे। फिर यहाँ पे ड्राफ्टिंग है, ये सब ड्राफ्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 6A का जो है ड्राफ्टिंग आया था, तो ये पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग है सारे क्वेश्चंस का। 6A जो है, जो सब लोगों ने 95% लोगों ने अपियर किया था 6A का, ये मैं दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन था, द बोर्ड कॉल्ड अ जनरल मीटिंग फॉर पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन टू एग्जीक्यूट द प्रोपोजल। प्रोपोजल क्या था? प्रोपोजल क्या था दोस्तों? प्रोपोजल था कि उसके अंडरटेकिंग को किसी दूसरे काम पे लगाना है। हैज प्रोपोज द मैनेजिंग डायरेक्टर दैट वन ऑफ इट्स अंडरटेकिंग MU303 बी लीज्ड आउट, इसको लीज्ड आउट में दे देना है, ठीक है, टेक्टिकल रीजंस के कारणवश, ठीक है। अब हुआ ये कि ये जो तुम्हारा अंडरटेकिंग है, इससे 23% रेवेन्यू आता है, टोटल इनकम आता है, ठीक है, और बोर्ड इसी को लीज में दे देना चाहता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके। तो परम जो है ना शेयर होल्डर, वो खफा हो गया, वो सीधा कंप्लेंट कर दिया, बोला कि भैया तुम इतना बड़ा काम करना चाहते हो, तुम ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके तुम इतना बड़ा जो 23% का हमने टोटल इनकम आता है, यही अंडरटेकिंग तुम दे देना चाहते हो लीज पे, तो ये सही नहीं है, इस पर स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। तो क्या परम जो है वो सही में वैलिड, उसका रीज़न है, कंसर्न वैलिड है कि नहीं? आंसर है यस, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा अंडर सेक्शन 180। अगर तुमने अंडरटेकिंग का कर रखा है तो तुमको पता चलेगा। और वोटिंग पोस्टल बैलेट के माध्यम से हो जाना चाहिए था, अगर वोटिंग कर रहे हो तब भी चलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे आता है, डज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव एनी ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर। अच्छा, डिस्क्लोजर का ड्यूटी है। डिस्क्लोजर का ड्यूटी देखो है 1.02 करोड़ का, अगर तुम्हारा रीच हो रहा है मोर देन 1.02 करोड़ का, तुम जो है रेम्यूनरेशन दे रहे हो, तो तुमको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा गया है मनीष मोहन जो है उनको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है कि नहीं, तो तुमको कैलकुलेट करना है। अगर 1.02 करोड़ जो है वो रीच कर रहा है, उससे ज़्यादा हो रहा है, देन दे हैव टू गिव अ डिस्क्लोजर, ठीक है, ये तुमको देखना है। मनीष एंड हिज वाइफ मनीषा आर शेयर होल्डर्स ऑफ वॉक लिमिटेड holding jointly 8% of equity shares. Manish is working in the company as executive vice president and draws a salary of 8 lakh per month. His son Mohan is an instrumental engineer and is employed in the company, drawing salary of 9 lakh per month. The manager of Vogue Limited current is paid an annual salary of 84 under the circumstances. तो तुमको ये जो है रिक्वायरमेंट याद रख के कैलकुलेट करके तुमको आंसर लिखना है, बहुत ही ईजी। अवेलेबिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन के लिए कौन सा? एनुअल रिटर्न का, ठीक है, तो ऑब्वियसली यस तुमको अवेलेबल करना होता है, फाइलिंग करोगे तुम MGT 7 में 60 डेज के अंदर अंदर सेक्शन 92 के तहत। लास्ट तो क्वेश्चन है, ये तो IQ वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि तुम्हारा कंपनी जो है ना उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में है ही नहीं, कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं है और वो इंस्पेक्शन के लिए डालना है, तो क्या करे? ओके, देखो कौन सा डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्स को, ठीक है, उसको E4 फॉर्मेट में नहीं है, तो क्या करे? तो आंसर है कि अगर E फॉर्मेट में नहीं है तो तुम उसको E फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, स्कैन करके रख दो, सो दैट वो लोग आकर चेक करके जा पाए, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, स्कैन एंड कन्वर्ट, ये तुमको एकदम प्रैक्टिकली तुमको पूछा गया कि अगर नहीं है उनके पास तो क्या करे। फिर ये तो तुम्हारा हो गया, लास्ट वाला कौन सा था?
Explain what are the conditions if satisfied any remuneration for services rendered by any director in other capacity shall not be included in the maximum. अच्छा, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन में डायरेक्टर का कौन सा वो चीज़ है जो इंक्लूड नहीं होता है, कहाँ से उसको पैसा मिल रहा है? पहला है प्रोफेशनल नेचर का है, डायरेक्टर प्लम्बर भी है, डायरेक्टर ऑफ टाइम पे प्लम्बिंग का काम करता है, कंपनी के नल खराब हो गया, डायरेक्टर जाके प्लम्बिंग का काम करके आ गया, 250 रुपये का उसको रेम्यूनरेशन मिल गया, मतलब फ़ी मिल गया अलग से, तो क्या वो रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि वो प्रोफेशनल नेचर का था। फिर आता है एनआरसी, ओपिनियन ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है, ये नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी है एनआरसी, ठीक है, वो ये असम वाला बंगाल वाला एनआरसी नहीं है। एनआरसी जो है ये हो गया तुम्हारा नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी का। वो अगर ओपिनियन में है कि डायरेक्टर के पास अलग सा क्वालिटी है और इसके लिए उसको पेमेंट मिलना चाहिए तो वो मिल सकता है, ठीक है, अलग से उसके रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है। इस बार जो कंपनी लॉ का पेपर बना है वो काफ़ी जनरल सेंस में बना है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमको पूछ दिए, ऐसा भी नहीं कि जो बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है वो पूछ लिए, ना तो कॉमन ज़्यादा पूछे ना तो डिफिकल्ट पूछे, एकदम जनरल पूछे, जो हम लोग नॉर्मली जो है पढ़ के जाते लेकिन ज़्यादा फोकस नहीं करते इन एरियाज़ में। लेकिन पेपर बहुत ही ईजी था, सिंपल बात ये है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे एंड हम लोग डेफिनेटली और बाकी सब्जेक्ट्स के भी पेपर का कंक्लूजन लाएंगे, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से देखना है, ये पेपर एनालिसिस वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, क्योंकि आपको एनालिसिस करके आपको पता चलता है कि आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है, कहाँ पे तुमने करेक्ट किया है, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो का अनाउंसमेंट मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, व्हाट्सएप पे दे दूंगा, ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक वगैरह जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।